आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में वो है मर्सराइजिंग प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले मैंने कराई है आपको स्करिंग प्रोसेस और कियर बॉलिंग। ठीक है, तो आज आती है हमारी मर्सराइजिंग प्रोसेस। तो देखिए, जो जितनी भी प्रोसेस होती है फैब्रिक पर, वो क्या होता है कि अलग अलग कंडीशन में यूज़ की जाती है। तो स्करिंग प्रोसेस हम करते हैं कि जो फैब्रिक में नेचुरल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ की गई है। इसी तरह कियर बॉइलिंग भी उसी का एक पार्ट है, और इसी तरह मर्सराइजिंग जो प्रोसेस की जाती है, फिनिशिंग प्रोसेस, वो ज़्यादातर जो होती है वो कॉटन फैब्रिक पर यूज़ की जाती है। क्योंकि जो हमारा कॉटन फैब्रिक होता है उसकी जो एक सरफेस होती है, सतह होती है, उसकी सतह को एक समान बनाना और उसमें एक चमक लाना या उसकी सतह को एक चिकनाहट प्रदान करना मर्सराइजिंग प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है, तो इसी तरह इस परिसज्जा का प्रयोग खुरदुरी सतह वाले वस्त्रों पर चिकनाहट और चमक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मर्सराइजिंग परिसज्जा सूती वस्त्रों के लिए महत्वपूर्ण परिसज्जा है तथा इसे लिनन पर भी प्रयोग किया जा सकता है। वैसे ज़्यादातर जो है ये परिसज्जा कॉटन फैब्रिक पर ही यूज़ की जाती है, क्योंकि देखिए जो कॉटन फाइबर होता है हमारा, इतनी अच्छी उसकी लेंथ नहीं होती। तो जो छोटे छोटे रेशे होते हैं या फाइबर होते हैं, वो वीविंग प्रोसेस में प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाते। तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे रेशे जो है फैब्रिक की सरफेस पे उभर जाते हैं या रह जाते हैं, तो जिससे जो उसकी सतह होती है वो बहुत थोड़ी खुरदुरी हो जाती है। तो उसकी सतह को एक समान बनाने के लिए, चिकनाहट देने के लिए और सुंदर अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस पर मर्सराइजिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यूज़ की जाती है। तो मर्सराइजिंग परिसज्जा वस्त्र पर कास्टिक सोडे की क्रिया है, और यह एक लंबी प्रक्रिया है, यानी कि इसमें कास्टिक सोडे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कास्टिक सोडे का यूज़ किया जाता है, और ये एक लंबी, यानी कि इस प्रोसेस में लंबी प्रक्रिया का मतलब ये है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है फैब्रिक पर जब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो जिसमें विशेष रूप से तैयार कास्टिक सोडा लिया जाता है, और कास्टिक सोडा जो होता है, कास्टिक सोडे के घोल में वस्त्र को 10 मिनट के लिए डुबोया जाता है। यानी कि जो भी फैब्रिक है, मान लीजिए अगर फैब्रिक बड़ा है तो कास्टिक सोडे की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और फैब्रिक अगर छोटा है तो कम ली जाएगी। तो जो भी है जिस भी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसमें फैब्रिक को कास्टिक सोडे में 10 मिनट के लिए डिप किया जाता है, उसको डुबोया जाता है, और साथ ही उस पर एक समान मात्रा में ताप, तनाव और दबाव दिया जाता है। ठीक है, तो बाद में, इसके बाद में क्या होता है कि जब 10 मिनट बाद इसको रख लिया जाता है, तो इसके बाद इसमें कास्टिक सोडे को धोकर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ज़्यादा देर तक हम कास्टिक सोडे को फैब्रिक के संपर्क में नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जो हमारा फैब्रिक होता है उसके फाइबर को नुकसान पहुंचाता है। तो वो नुकसान ना हो, उसके रेशे को, या रेशे कमज़ोर ना पड़े, तो इसीलिए ज़्यादातर जो होता है, कोई सा भी पदार्थ यूज़ किया जाता है तो उसको इजीली उसको रिमूव किया जाता है फैब्रिक में से। क्योंकि ज़्यादा देर तक कोई भी हमारा केमिकल या कोई भी ऐसा पदार्थ हम फैब्रिक पर यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फैब्रिक के रेशे को हानि पहुंचाता है। तो ज़्यादा देर हानि ना हो या फाइबर नुकसान ना हो, तो इसलिए उसको फैब्रिक के संपर्क से उसको हटा दिया जाता है। तो कास्टिक सोडे को धोकर उसमें से निकाला जाता है, और वस्त्र को अम्ल के तनु घोल में डाल दिया जाता है और साफ पानी से धो लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया के प्रभाव से रेशे फूल जाते हैं तथा दबाव पड़ने से चपटे होकर बुनावट के छिद्रों को बंद कर देते हैं। यानी कि जो कास्टिक सोडे की प्रोसेसिंग होती है फैब्रिक पर, तो जो छोटे छोटे रेशे होते हैं ऊपर सतह पर, वो पहले तो फूल जाते हैं, फूलने के बाद जब उन पर प्रेशर पड़ता है तो चपटे होकर बुनावट के जो छिद्र, यानी कि जो वीविंग होती है फैब्रिक में, वो वीविंग को, कई बार ऐसा होता है कि वीविंग में छोटे मोटे होल रह जाते हैं या जगह रह जाती है फैब्रिक में, तो वो जगह को वे फाइबर्स बंद कर देते हैं। यानी कि वो सतह को एक समान बना देते हैं, और जो फैब्रिक की बुनाई होती है बहुत संघनन, यानी बहुत ज़्यादा पास पास कर ले आते हैं।
तो प्रत्येक रेशा फूलकर लंबाई में सिकुड़ जाता है तथा मोटाई में फैल जाता है। इस प्रकार वस्त्र की 20% की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है यहाँ पे, वो 20% की शक्ति बढ़ जाती है और साथ ही वस्त्र की रचना क्या होती है, संघनन हो जाती है, यानी कि बारीक बारीक हो जाती है। तो वस्त्र की संघनन व समतल जमीन चिकनी व चमकदार हो जाती है, क्योंकि मर्सराइजिंग जो प्रोसेस होती है वो इसलिए की जाती है कि फैब्रिक की जो ज़मीन है या सरफेस है उसको बहुत ज़्यादा चिकना और चमकदार बनाया जाता है, ठीक है, उसको सॉफ्ट बनाया जाता है। तो सूती वस्त्रों पर इस प्रक्रिया का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, यानी कि मर्सराइजिंग प्रोसेस कॉटन फैब्रिक पर बहुत अच्छा रिजल्ट डालती है और साथ ही वस्त्र मजबूत और टिकाऊ बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी ब्लीचिंग प्रोसेस। तो देखिए विरंजक का प्रयोग जो होता है वो कपड़ों की धुलाई के बाद किया जाता है। तो ब्लीचिंग का यूज़ भी देखिए अलग अलग कंडीशन में होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लीच का यूज़ फैब्रिक को वॉश करने के बाद यूज़ करो, लेकिन हाँ ये है कि आप जैसे मान लीजिए कि आपके किसी भी फैब्रिक पर कोई स्टेन लगा हुआ है तो उस स्टेन को रिमूव करने के लिए भी आप ब्लीच का यूज़ करते हो, ठीक है। तो विरंजक का प्रयोग कपड़े की धुलाई के बाद किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसी शर्ट है कि उसको वॉश करने के बाद ब्लीच करनी है, उस पर पीलापन आया हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए हम ब्लीच का यूज़ करते हैं। तो कपड़े का कुदरती पीलापन या दाग धब्बे को हटाने के लिए ब्लीच का यूज़ किया जाता है, यानी एक तरीके से वस्त्र का जो पीलापन है उसको दूर करने के लिए ब्लीच का यूज़ किया जाता है। यदि वस्त्र को सफ़ेद बनाना है तो वस्त्र पर विरंजक किया जाता है, यानी कि कोई ऐसा फैब्रिक है जो पीला है या स्टेन लगा हुआ है तो भी हम ब्लीच का यूज़ कर सकते हैं। या कोई ऐसा लाइट कलर की शर्ट है उसको वाइट करनी है, यानी कि इसका कलर रिमूव करना है हमें, तो भी हम ब्लीच का यूज़ कर सकते हैं। तो या वस्त्र की सतह पर नमूना बनाना हो तो सभी प्राकृतिक रंगों को विरंजक द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि मान लीजिए कोई भी हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना है या कोई ऐसा नमूना बनाना है तो उन नमूनों को यानी कि उस कलर को हम नेचुरल जो हमारी ब्लीच होती है या प्राकृतिक जो हमारे रंगों को हम ब्लीच के थ्रू हटा सकते हैं। और विरंजन परिसज्जा का प्रयोग वस्त्र को उनके प्राकृतिक मटमैले या रंग या बुनाई के समय के दाग धब्बे या अशुद्धियों से मुक्त किया जा सके। तो देखिए जो ब्लीच होती है, ब्लीच का यूज़ देखिए जब फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी जब फैब्रिक बन के आता है तो वो अलग अलग मशीनों से निकलता है, अलग अलग रोलर से निकल कर के आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फैब्रिक हम जैसा बुन रहे हैं वो वैसा ही एंड तक हमें यानी कि साफ़ सुथरा मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मशीनों रोलर से निकलते निकलते फैब्रिक गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी लग जाती है या येलोनेस आ जाती है, कोई ऑयल स्टेन लग जाता है, ग्रीस लग जाती है। तो इन सबको रिमूव करने के लिए बाद में क्या होता है कि पूरे फैब्रिक को ब्लीचिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी कि ब्लीच की परिचर्या की जाती है, जिसमें क्या होता है कि उसका जो एक प्राकृतिक मटमैला रंग हो जाता है, वीविंग के समय बुनते बुनते फैब्रिक गंदा हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए या फिर बुनाई के समय दाग धब्बे लग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए या अशुद्धियाँ जो होती हैं अशुद्धियों से मुक्त करने के लिए हम ब्लीच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ब्लीच का जो यूज़ होता है वो अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हमको वो फैब्रिक किस कंडीशन में लाना है। यानी कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल शर्ट है आपकी वाइट, लेकिन उस पर कहीं किसी चीज़ का स्टेन लगा है, तो उस स्टेन को रिमूव करने के लिए आप ब्लीच का यूज़ करते हो, ठीक है, ताकि वो स्टेन आपका रिमूव हो जाए। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप कलरफुल शर्ट पर कोई स्टेन लगा है और आपने इस पर ब्लीच का यूज़ किया है, तो जहाँ पर आपका स्टेन लगा है और आपने स्टेन को रिमूव करना है, वो स्टेन आपका रिमूव हो जाता है, लेकिन साथ में जितना भी उस स्टेन के एरिया में कलर आता है वो कलर भी अपने आप ब्लीच के थ्रू उड़ जाता है। तो ज़्यादातर ब्लीच का जो यूज़ है वो वाइट कपड़ों पर किया जाता है, वस्त्र को पीलापन लाने के लिए पीलापन को रिमूव करने के लिए ब्लीच का यूज़ किया जाता है। और अगर किसी वस्त्र को सफ़ेद बनाना है तो या उस पर सफ़ेद डिज़ाइन आपको क्रिएट करने हैं तो ब्लीच का यूज़
किया जाता है। तो ब्लीच का यूज़ कई बार अलग अलग कंडीशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ब्लीच का यूज़ जो है वस्त्र के पीलेपन को रिमूव करने के लिए, उसके प्राकृतिक अशुद्धियों को रिमूव करने के लिए ब्लीच का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।